बहुत शुक्रिया, बहुत जी। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा साहब। शुक्रिया स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, आज यौम अली भी है और कुछ ऐसे हालात और मीडिया पे जो मैं इस वक्त देख रही हूँ और जो यहाँ इजलास में 2 सेशंस में मैंने देखा, तो मैं ये उनके अल्फाज यहाँ पे बोलना चाहूँगी। The disease of the heart is worse than the disease of the body. यकीनन पूरी दुनिया में फैला हुआ पेंडेमिक जो हमारे जिस्मों को जरूर इफेक्ट कर रही है, लेकिन जो नजर आया इस सूरत हाल में, हमारे पर्सनल एजेंडास, हमारे इंटरेस्ट, हमारे ईगोस और एक बेहिसी। स्पीकर साहब, ना हमें अपने बॉर्डर्स पे होती हुई वायोलेशन नजर आ रही है, ना हमें अपने मुल्क में जो गुर्बत इन हालात में बढ़ के कहां पहुंच गई है, वो चीखें, वो भूख से बिलपते बच्चे नजर आ रहे हैं, ना हमें अपने कश्मीरी बहन भाइयों की आवाजें सुनने में आ रही हैं। और इतना रिस्क लेके जो हम सब जितने वर्चुअल सेशंस हुए उसमें भी मैं फिजिकली मौजूद रही और यहां भी मैं आती रही, तो मेरी नजर में पहले उस पेंडेमिक से ज्यादा जरूरी है कि हम अपने जो दिलों के मर्ज और रूहों के मर्ज हैं उन्हें एड्रेस करें और एक बेहिसी से ऊपर आके जो इस वक्त ग्लोबल सूरत हाल या पेंडेमिक जो चैलेंजेस हैं मुल्क के, चाहे वो इकोनॉमिक फ्रंट पे हो, हेल्थ के हवाले से हो या हमारे दहशतगर्दी जैसे हो, उधर फोकस करने की जरूरत थी। स्पीकर साहब, मैं सोचा तो था कि नहीं बोलूंगी, लेकिन ना बोलना भी गुनाह है, इसलिए मैं आज बोल रही हूं। बहुत जरूरी था कि हम एक कौम हो के इस पे फैसले करते, न सिर्फ लॉकडाउन को एक शील्ड बने। क्विकली उन रिकमेंडेशंस पे आना चाहती हूं। लॉकडाउन एक शॉर्ट टर्म के लिए होता है, लॉकडाउन इलाज नहीं था। लॉकडाउन का मतलब यह था कि आपको वो टाइम मिल जाए जिसमें कि आप अपनी कैपेसिटीज, अपनी कैपेबिलिटीज, वो आप उसके ऊपर फोकस करें, क्योंकि हम इस पेंडेमिक ने न सिर्फ पूरी दुनिया को एक्सपोज किया, तो हम तो जाहिर है कि बहुत पीछे थे, तो हमारी हेल्थ के हवाले से, हमारी गुर्बत के हवाले से और भूख के हवाले से जो यहाँ पे सूरत हाल थी और इकोनॉमिक चैलेंज जितना बड़ा था वो तो खुल के सामने आ ही गया है। तो उसके लिए जरूरी था कि हम मिल के एक हम फोकस करते। लॉकडाउन ने आपको दिया, मौका दिया, सूबों ने भी अपनी कैपेसिटी बिल्ड की, चाहे क्वारंटीन के हवाले से हो, हॉस्पिटल्स के हवाले से हो या उन वल्नरेबल सेगमेंट को एड्रेस करने के लिए हो, कि हमें मौका दिया कि हम अपनी कैपेसिटीज बिल्ड करें। और अल्हम्दुलिल्लाह हर सूबे ने भी फेडरल गवर्नमेंट की आज कैपेसिटीज कहीं गुना बेहतर हैं और हम उसे एड्रेस करने में कामयाब हो रहे हैं। स्पीकर साहब, सबसे पहले जरूरी है अवेयरनेस। मैं सीधा रिकमेंडेशन पे आऊंगी। बहुत जरूरी था कि हम अवेयरनेस, चाहे सूबाई हुकूमतें हो या फेडरल गवर्नमेंट हो, कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को एजुकेट करें, क्योंकि ये मर्ज कोई 1 हफ्ता, 10 दिन, महीना, क्योंकि ये तो कह रहे 2 साल रहेंगे, या अब शायद लाइफस्टाइल। इसके मुताबिक अवेयरनेस, अडेप्टेबिलिटी और ड्यूरिंग दिस कि हमारे हेल्थ सेक्टर के ऊपर, क्योंकि आने वाला बजट जिसका सारा फोकस हमें अब ये देखना होगा कि कोविड के हवाले से कि हम अपना हेल्थ कैपेसिटी को भी फोकस करें, उसके ऊपर हेल्थ सेक्टर को फोकस करें और उसके साथ साथ सोशल सेफ्टी नेट पे फोकस करें। मैं
फेडरल गवर्नमेंट को खराज तहसीन देती हूं, क्योंकि यकीनन बिस पे अगर 4.5 मिलियन थे तो आज 1,20,00,000 खानदानों को उसके जरिए एक एहसास करते हुए उन लोगों तक वो आज उनकी मदद के लिए पैसे पहुंचे हैं। और यकीन मानिए मेरे हलके में आज अगर 1 लाख से ऊपर जहां कोई मदद नहीं आ रही थी तो ये बहुत बड़ा रिलीफ है, और इसी किस्म की चीजें हमें अपने बजट में देखनी पड़ेंगी। स्पीकर साहब, यकीनन इंडस्ट्री के हवाले से एक इकोनॉमिक स्टिमुलस दिया गया है, डेली वेजेस, और यकीनन कि जो हमारे एम्प्लॉइज हैं जो एडॉक पे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, कि उन सबको हमें इसमें अकोमोडेट आगे दिखना होगा कि आइंदा आने वाले हालात में हम उन्हें कैसे वो करेंगे। स्पीकर साहब, हुकूमत यकीनन डिफरेंट कमेटीज और डिफरेंट फोरम्स के जरिए इन चीज़ों पे फोकस कर रही है। मैं ये चाहती हूँ, क्योंकि चैलेंजेस मुल्क में आते रहते हैं और मुल्क में आएंगे, एक चैलेंज खत्म होगा तो आपके लिए दूसरा चैलेंज होगा। आज इस मुल्क की जरूरत है कि यहां पे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होना चाहिए। स्पीकर साहब, एक बड़े सीनियर पार्लियामेंटेरियन थे और बड़े सियासतदान जिनका मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूं, उन्होंने एक बात कही कि रियासत होगी मां के जैसी, रियासत होगी मां के जैसी। आज उस रियासत का क्या हाल है? आफ्टर एनएफसी, इस डिविजिबल पूल, और इसके बाद आज उस रियासत का, उस मां का हाल ये है कि उसने कहा कि मैं 60% अपने बच्चों को दे देती हूं। 60% जिसमें आप अपनी तालीम को देखें, अपनी सेहत को खुद देखें, अपने स्पोर्ट्स को देखें, क्लाइमेट को देखें और लॉ एंड ऑर्डर देखें। और उस मां ने 12 साल रियासत ने वो उन बच्चों के हवाले किया और कहा कर्ज आपके लिए, वे कर्ज मैं उतारूंगी और मैं कर्ज लूंगी और मैं आपकी दिफा के लिए, आपकी डिफेंस के लिए मैं जिम्मा लूंगी, आपकी फॉरेन पॉलिसी के लिए मैं जिम्मा लूंगी। तो स्पीकर साहब, उस मां ने जिसने निकाल के सब कुछ आप लोगों को दे दिया और फिर कहते हैं पूछे भी नहीं कि 12 साल में हमने खरबों रुपए हेल्थ, एजुकेशन और उसमें कहां किए, और आज फिर कहते हैं कि इस रियासत की जरूरत है कि वो आके एड्रेस करे। आज फिर वो मां अगर जाती है और मांगती है तो कहा जाता है घर घर जाके भीख मांग रहे। आपकी जरूरियात पूरी करने के लिए अगर उस मां को, उस रियासत को अगर कहीं जाना पड़ रहा था या जाना पड़ता है तो आपका काम तो ये था कि इस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के तहत आप मशवरे देते। यहां पर ये जो सेशन चले हैं, आपके मशवरे आने चाहिए थे कि जी G20 में जाके आप ये बात कीजिए, आपको जरूरत हो तो हम भी चलेंगे आपके साथ, आपको बायलैटरल डेट्स पे कहीं अगर रिलीफ लेना है तो हम आपके साथ चलेंगे, आपको IMF के पास करना है तो हम आपकी मदद के लिए आएंगे। ये होना चाहिए था अंडर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। स्पीकर साहब, आइन में 25A, आर्टिकल 25A जो एजुकेशन की बात करती है, मैं ये पूछना चाहती हूं इस ऐवान में, क्योंकि इट्स अ स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। कौन सा मैकेनिज्म है कि स्टेट यहां बैठ के मेरे हलके में कड़ियो गवर, अहमद राजो, तराई के वहां के बच्चों को कैसे तालीम में देंगे? कोरोना वायरस पे आए आप और उसके बारे में जो आपकी तजावीज़ दें, टाइम कम है, नमाज का वक्त है, मैंने और लोगों को भी स्पीच देनी है। स्पीकर साहब, मैं एक फॉर्मर स्पीकर हूं और प्लीज मुझे इस तरह इंटरप्ट ना किया जाए, और मैं कोई इररिलेवेंट बात नहीं कर रही हूं, क्योंकि ये तो कोविड अगर उसी का ही वो है, अगर हेल्थ नहीं है तो रियासत से तवक्को की जा रही है के पास क्या सलूशन है कि अंडर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म
चाहे सीसीआई हो या आपका आर्टिकल 156 which speaks of नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, उस नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल में बैठ के, क्योंकि आज जब ये कहा जाता है कि हमारी मदद को नहीं आए, तो वो फोरम है, आइए आप इन फोरम्स पे अपने नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल जो कि कहता है कि आपने ऐसी पॉलिसीज बनानी है जहां आप हेल्थ को करेंगे, जहां आप एजुकेशन को करेंगे, जहां आपने लेस डेवलप्ड एरियाज को एड्रेस करना है। स्पीकर साहब, ये इररेलेवेंट बातें नहीं हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूशन का, आज यहां पे 18वीं तरमीम की बात हो रही है और वो इसलिए हो रही है कि आपने हेल्थ और एजुकेशन को मेरे हलके तक पहुंचाना है। और उसका क्या जरिया है? क्या आप फेडरल गवर्नमेंट को कह दें कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है अंडर नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल इनको वो इंटरेस्ट देखने हैं और ये सूबों को देखना है। स्पीकर साहब, मैं एक एक लफ्ज मेरा वो कोविड का हल दे रहा है, वो उस चैलेंजेस का हल दे रहा है जो आने वाले वक्तों में आपके लिए एनएफसी हो, आपके लिए आपकी सिक्योरिटी हो, क्योंकि अगर आप इकोनॉमिक जो चैलेंज है आपका वो बहुत बड़ा है और जो डायरेक्ट इफेक्ट करता है एक मुल्क की सिक्योरिटी को, अगर इस मुल्क की सिक्योरिटी को करना है तो एक ही तरीका है कि अंडर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, और ये इल्जाम तराशियां और इससे हट के हमें, क्योंकि ये चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है। मैं आखिर में, क्योंकि 18वीं तरमीम हो या कोई एक आर्टिकल हो, मुझे हल चाहिए 25A। मेरे हलके में एजुकेशन कैसे बेहतर होगी, मेरे हलके में हेल्थ कैसे बेहतर होगी, मेरे हलके में एग्रीकल्चर कैसे बेहतर होगी। आगे आने वाला वक्त नेशनल फूड सिक्योरिटी, आपकी जो फूड इनसिक्योरिटी की तरफ हम जा रहे हैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी की तरफ फोकस करना है। मिनिस्ट्री फेडरल गवर्नमेंट के पास है, लेकिन इंप्लीमेंट करने का कोई तरीका सूबों में मौजूद नहीं है। तो जो तरीका है वो नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के जरिए है। मेरी यहां पे ये भी दरख्वास्त होगी 140A, क्योंकि अगर आपने लोकल गवर्नमेंट्स को एम्पावर नहीं किया, उनको पॉलिटिकल राइट नहीं दिए, उनको अपनी पॉलिसी बनाने के नहीं दिए, तो आप कोविड जैसे सेवरल चैलेंजेस से वो करते रहेंगे। स्पीकर साहब, आपने 140A एंड आप नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल तहत बहुत जरूरी है कि प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन बने। जब तक प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन नहीं बनेगा, एनएफसी का एडवांटेज मेरे हलके तक या उस पसमानदा इलाकों तक उसका नहीं जाएगा। और ऐसे बहुत से और आने वाले फूड सिक्योरिटी का जो मैं कह रही हूं, जो इससे लिंक्ड है, आपकी इकोनॉमिक सूरत हाल इससे लिंक्ड है कि होगा। मैं आखिर में वो जितने हमारे डिफेंडर्स हैं, हमारे डॉक्टर्स, हमारे मेडिकल स्टाफ, मैं उन सबको यहां से खराज तहसीन पेश करूंगी। उसके अंदर जो अमवात हुई हैं और हमारी यकीनन जो एनसीओसी काम कर रही है, एक बेहतरीन काम हो रहा है, मैं उनको भी खराज तहसीन पेश करना चाहूंगी। और मैं चाहूंगी कि सारे सूबे एक यूनिफॉर्म पॉलिसी के साथ आगे बढ़े और किसी चीज को अपना शील्ड और उसके पीछे हम छुप के एक दूसरे पे वार न करें। बहुत